स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. माइक्रोप्लास्टिक जलीय वातावरण में विषैले रसायनों और रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। 2. नैनोप्लास्टिक्स जो माइक्रोप्लास्टिक्स से छोटे होते हैं, जैविक झिल्लियों को पार कर सकते हैं तथा मानव रक्त एवं प्लेसेंटल ऊतकों में पाए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और ना ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइक्रोप्लास्टिक्स, जिन्हें 5 मिलीमीटर से छोटे व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, महासागरों और जलजीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, अतः कथन एक सही है। सौर यूवी विकिरण, वायु और महासागरीय धाराएं प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स में तोड़ देती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि मानव प्लेसेंटा, भ्रूण के ऊतकों और रक्त प्रवाह में नैनोप्लास्टिक्स की उपस्थिति है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतिम राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के माध्यम से आयोजित किया गया था। 2. वर्ष 1941 की जनगणना में जाति डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया था। 3. सामान्य जनगणना में जाति गणना के लिए कोई संवैधानिक आदेश नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सर्वेक्षण करने और ओबीसी के राज्य विशिष्ट सूचियां संकलित करने की अनुमति दी। अंतिम राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के माध्यम से किया गया था, जिसका उद्देश्य जाति की जानकारी के साथ साथ परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन करना था, अतः कथन एक सही है। वर्ष 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जाति गणना जनगणना अभ्यास की एक नियमित विशेषता थी, जबकि वर्ष 1941 की जनगणना में भी जाति की जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, अतः कथन 2 सही है। हालांकि अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान की अनुमति देता है, लेकिन सामान्य जनगणना में जाति गणना के लिए कोई संवैधानिक आदेश नहीं है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत को यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2. मानव विकास सूचकांक की गणना में जीवन प्रत्याशा, अपेक्षित शिक्षा वर्षों और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जैसे संकेतक शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, अतः कथन एक सही है। HDRs को 1990 से ही जारी किया जा रहा है तथा इनमें मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का अन्वेषण किया जाता है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए जीवन प्रत्याशा, अपेक्षित शिक्षा वर्षों, औसत शिक्षा वर्षों और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जैसे संकेतकों को मान्यता देता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी स्थापित करता है। 2. अनुच्छेद 113 में प्रावधान है कि सरकार द्वारा संसद के विनियोग विधेयक के माध्यम से पूर्व स्वीकृति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संसदीय निगरानी के संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली से संबंधित लोकतंत्र में कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है।
अनुच्छेद 113 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी प्रकार का व्यय तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसे संसद द्वारा विनियोजन विधेयक के माध्यम से अनुमोदित न किया जाए। अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 114 संचित निधि से व्यय की स्वीकृति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के रूप में कार्य करता है जो लंबे समय तक वायु में बना रह सकता है और उत्थान शक्ति के लिए हीलियम का उपयोग करता है। 2. उपग्रहों और वायुयानों की तरह स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप भी अक्सर अपनी स्थिति बदलते रहती हैं तथा एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी उपस्थिति कायम नहीं रख सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप यह एक मानव रहित एयरशिप है जिसे समताप मंडल में उच्च ऊंचाई पर संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जो सामान्यतः पृथ्वी की सतह से 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। यह एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के रूप में कार्य करता है जो लंबे समय तक वायु में बना रह सकता है और उत्थान शक्ति के लिए हीलियम का उपयोग करता है। अतः कथन 1 सही है। उपग्रहों या विमानों के विपरीत यह किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक स्थिर रह सकता है जिससे निरंतर निगरानी और संचार की सुविधा मिलती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। 2. इसमें लोकसभा और राज्यसभा से बराबर संख्या में सदस्य हैं। 3. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोक लेखा समिति की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों को लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके प्रतिवर्ष चुना जाता है, जबकि अधिकतम 7 सदस्यों को इसी तरह राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने तथा उन्हें आवश्यक शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। 2. नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करने का एक उपकरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंचायत अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें उचित रूप से सशक्त बनाने का निर्देश देता है। अतः कथन 1 सही है। PAI या पंचायत उन्नति सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक का उद्देश्य पूरे भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। 2. सबरी और मंजीरा नदियां गोदावरी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां हैं। 3. कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर विश्व की सबसे बड़ी बहुचरण लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोदावरी, जिसे प्रायः दक्षिण गंगा कहा जाता है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से उद्गमित होती है। अतः कथन 1 सही है। प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी बाएं तट की सहायक नदियां और प्रवरा, मंजीरा और मनैर दाहिने तट की सहायक नदियां। अतः कथन 2 सही नहीं है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। अतः कथन 3 सही है। यह 1800 किलोमीटर के नहर नेटवर्क के साथ 13 जिलों में 500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है,
किसान उत्पादक संगठनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनकी स्थापना 2008 में वाई के अलग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। 2. इन्हें केवल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। 3. एफपीओ का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों में बड़े किसानों की भागीदारी बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसान उत्पादक संगठन वर्ष 2008 में अस्तित्व में आए, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 में अर्थशास्त्री वाई के अलग द्वारा किए गए संशोधन की अनुशंसा से प्रेरित थे, अतः कथन 1 सही है। एफपीओ को कंपनी अधिनियम 2013, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत के कृषि क्षेत्र में लघु और सीमांत किसानों का प्रभुत्व है। 87% के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो ऋतुनिष्ठ और बाजार जोखिमों का सामना करते हैं तथा उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। एफपीओ लघु किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा, बेहतर सौदाकारी की शक्ति तथा अल्प लागत पर बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक रात्रि चर प्राणी है और अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों जैसे चीतल, हॉग डियर और जंगली सुअर को खाता है। 2. यह उप सहारा अफ्रीका में पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे भागों में भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया तक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। 3. इसे IUCN रेड लिस्ट में तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपरोक्त विवरण से सबसे अच्छी तरह मेल खाती है? ए तेंदुआ, बी हाथी, सी एशियाई शेर, डी सोन कुत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तेंदुआ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तेंदुआ बड़ी बिल्ली परिवार वंश पैंथेरा अर्थात बाघ, शेर, जगुआर तेंदुआ और हिम तेंदुआ का सबसे छोटा सदस्य है और विभिन्न आवासों में अनुकूलन की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों जैसे चीतल, हॉग डियर और जंगली सुअर को खाता है। यह उप सहारा अफ्रीका के विस्तृत क्षेत्र में पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे भागों में भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया तक पाया जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, सातवाहन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सातवाहन अपनी शैलकृत वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें काल चैत्य और नासिक विहार जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं। 2. अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था। 3. सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी और उनके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सातवाहन राजवंश। दक्कन और मध्य भारत में मौर्य शासन के पश्चात सातवाहन वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिनका आरंभिक शासन केंद्र उत्तर महाराष्ट्र, ऊपरी गोदावरी घाटी था और कालांतर में इसका विस्तार कर्नाटक और आंध्र में हुआ। सातवाहन अपनी शैलकृत वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें कार्ली चैत्य और नासिक विहार जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जटिल मूर्तियों का अंकन किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी और उनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रेड एडमिरल बटरफ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे सर्वप्रथम भारत के हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला में देखा गया है। 2. इसके लार्वा स्टिंगिंग नेटल पर फीड करते हैं, जिसकी पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।